तो मेरा ख्याल है ओवर टू सुहेल नासिर साहब, में ज्यादा आई वोंट इंटरफेयर। सुहेल साहब, सो यू स्टार्ट विद। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो रिस्पेक्टेड जजेस, सॉरी कल जो इनकन्वीनियंस हुई, लेकिन वो कुछ चीज़ें डेफिनेटली हमारे हाथ में नहीं है, वो नेट का इशू था। पर आज मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ और मेरी तस्वीर दोनों साफ आ रही होंगी। तस्वीर की खैर है, आवाज़ यकीनन साफ आ रही होगी। तो कल जो हमारे जहाँ तक पहुँचे, जब डिस्टॉर्शन स्टार्ट हुई थी, मैं वहाँ से थोड़ा सा लेके चलूँगा। मैं कल एक बात ये कर रहा था आप तमाम दोस्तों से कि 164 और आइडेंटिफिकेशन परेड को मैं इस लिहाज से बहुत अहम समझता हूँ कि दी मोमेंट आप इस एक्सरसाइज में एंटर होते हैं, आप एक प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जाते हैं। और प्रोसिक्यूशन विटनेस का मतलब ये है कि अब आपको कोई इम्यूनिटी नहीं है, आपने एक आम गवाह की तरह कल को कोर्ट में पेश होना है और आपको उसी अंदाज से राइवल साइड की जीरा फेस करनी है जिस तरह की आम विटनेस करता है। तो चूंकि आप मैजिस्ट्रेट्स हैं और आपके बारे में प्रिजम्पशन ये है कि जो भी आपने किया होगा वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक किया होगा और आपको उसका सारा इल्म है। तो डिफेंस काउंसिल जब कोर्ट के अंदर आप विटनेस बॉक्स में होते हैं और आपको सवालात करके आपकी इनएफिशिएंसी को या जो चीजें आप भूल जाते हैं उसको एक्सपोज करता है, तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग मूवमेंट होता है। और दूसरी बात, मैं इसको इसलिए अहम समझता हूँ और बहुत ही ज्यादा अहम समझता हूँ कि एक केस के अंदर जिसमें सिर्फ जो बेसिक एविडेंस और स्ट्रॉन्ग एविडेंस, अगर वो कन्फेशन है सपोज किसी मुल्जम का, और कल को ट्रायल में ट्रायल कोर्ट कन्फेशन को बिलीव कर देती है आपकी किसी गलती की वजह से और वो एक्विटल हो जाती है, तो उस केस की एक्विटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये दो आजमाइशें जो आपकी दौरान सर्विस आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ी एहतियात से तय करना जरूरी है। थर्डली, विटनेस की मैंने बात की थी कि जो विटनेस है उसको एग्जामिनेशन करने का तरीका वो नहीं है जो आप एक्यूज को करते हैं। जब आप एक्यूज का कन्फेशन लिखते हैं तो 364 एप्लीकेबल होता है, जो क्वेश्चन और आंसर फॉर्म की सूरत में होता है। लेकिन जब आप विटनेस को एग्जामिन करते हैं तो उसका तरीका वही होता है जो किसी गवाह को एग्जामिन करने का होता है, यानी वो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ नरेशन में आता है और उसी तरह फिर उस पर जीरा का मौका दिया जाता है और जीरा होती है। दूसरी बात ये एक तासुर बहुत गलत है, जो रिक्वायरमेंट आप कन्फेशन में करते हैं, जो सवाल जवाब कन्फेशन में करते हैं, शायद आपको वो गवाह के लिए भी जरूरत है कि आप कहाँ खड़े हैं, आप क्यों खड़े हैं, आपको पुलिस के हवाले किया जाएगा। ये क्वेश्चन जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ये गवाह से रिलेट नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सवाल पूछ नहीं सकते। गवाह के बारे में आम तस्वुर ये है कि वो किसी कस्टडी में नहीं है, वो इम्प्रेशन फ्री है। आसिम, आप मुझे सुन रहे हैं? ये किसी का मेरे ख्याल में माइक स्पीकर ऑन हुआ है। अच्छा, तो वो अगर आप समझते हैं कि गवाह इन हालात में आपके सामने पेश हो रहा है कि जिसकी आपने मेंटल सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करना है, तो वहां तो आप जरूर ये कार्रवाई करें। जिस तरह रोजमर्रा आप केसेस में आप देखते हैं कि खवातीन जो अगवा हो जाती हैं या चली जाती हैं, तो जो वो रिकवर होती हैं, तो सम टाइम वो रिकवरी से पहले मुल्जमान को कोर्ट के अंदर पेश कर देते हैं अपनी फेवर का स्टेटमेंट लेने के लिए। तो लिहाजा अगर आपके सामने ऐसा केस है जिसमें खातून पेश हो रही है और वो मुल्जमान के क्लचिस से बाहर आई है और वो मुल्जमान को पेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी बन जाती है आपके ऊपर अपने आप को हर लिहाज से इत्मीनान दिलाना कि ये खातून अगर मुल्जमान के पास से आई है लेकिन जहनी तौर पे आज़ाद है और अपनी मर्जी का बयान देना चाह रही है, उसके लिए समटाइम उस खातून को आपको दारुल उमान भी भेजना पड़ता है उसकी मर्जी के बगैर 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। अभी रिसेंटली हमारे सामने एक केस आया जो एक खातून ने बयान दिया 164 का, उसके बाद दोबारा दरखास्त लेके आ गई कि क्योंकि पहले मैं मुल्जमान के कब्जे में थी, मुल्जमान ने मुझे पेश किया था, तो वो जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था वो मेरा वॉलंटियर स्टेटमेंट नहीं था, लिहाजा अब मैं आज़ाद हो गई हूँ तो मुझे सेकंड स्टेटमेंट का मौका दिया जाए। सेकंड स्टेटमेंट
होना ना होना ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, जो आपने एक्सरसाइज करनी है हर केस के हालातों वाकयात की रोशनी में। ये तासुर गलत है कि सेकंड स्टेटमेंट नहीं हो सकती। यू कैन डू इट बट इट डिपेंड्स ऑन दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो वो केसेस जहां पे आप समझते हैं कि नहीं ऐसी सूरत हाल है तो वहां जरूर हो। अदरवाइज एक आम केस में एक आम गवाह आ रहा है जिसका 161 भी लिखा हुआ है और आप उसका अगर सवाल जवाब नहीं भी करते तो इट मीन्स कि वो वॉलंटियर स्टेटमेंट दी जा रही है। तो और डिफरेंस क्या है आप दोनों में? टोटल देखिए बुनियादी तौर पर 6 डिफरेंस है कन्फेशन में और स्टेटमेंट में। नंबर 1, कन्फेशन ऑन ओथ रिकॉर्ड होता है, विदाउट ओथ होता है, स्टेटमेंट ऑन ओथ होती है। नंबर 2, कन्फेशन में आपको वार्निंग की जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी करनी है, स्टेटमेंट पे ये आप पे काबिल पाबंदी नहीं है। नंबर 3, कन्फेशन में आपको एक्यूज्ड को किसी साइड को राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता। वेयर एज जब विटनेस का भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है मुल्जमान को नोटिस करके बुलाना और उनको जिरा का मौका देना। नंबर 4, वो जो सवालात है कि जेल नहीं भेजा जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हैं, ये 4-5 डिफरेंस हैं जो आपके उसमें होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आज आपके इस ग्रुप में मैं वो एक स्लाइड लगा दूं, 2 स्लाइड हैं जो डिफरेंट पोजीशंस दिखा रही हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है। तो कल की मैं इस डिस्कशन को इस अंदाज से कंक्लूड करता हूं कि देखिए हम पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है जब कानून हमें किसी काम करने का हमसे तकाजा करता है, और खासतौर पे वो तकाजा जिसके बाद हम बुनियादी उस केस के गवाह बन जाते हैं। तो मुझे ये भी कई दफा मैंने दोस्तों से पूछा, बात की, भाई आप क्यों ये करते हैं कि जी रश बड़ा था जी हम ये दस नहीं सके। देखिए अगर रश है तो आप उस केस को, उस स्टेटमेंट को 2 बजे के बाद रख लें, 3 के बाद रख लें, क्योंकि जब तक आपकी कोर्ट का एनवायरनमेंट फ्री नहीं होगा, जब तक आप मेंटली खुद फ्री नहीं होंगे, आपके लिए इस एक्सरसाइज को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी इसको प्रेशर में ना करें और कोशिश करें कभी इस तरह लगातार 2-4 स्टेटमेंट इकट्ठी आ जाती हैं तो उनको स्प्लिट कर दें। एक दिन में एक से ज्यादा बयान मत लिखें, क्योंकि बहुत ये एक लंबी एक्सरसाइज और बड़ी सेंसिटिव एक्सरसाइज है। So that chapter stands concluded, those topics stand concluded. And now I come to the next topic which is for today, that is of identification plate. अभी आपको पता नहीं याद हो कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस डिसीजन हुआ, उसके बाद एक मजिस्ट्रेट साहब थे, आल्दो मजिस्ट्रेट का ताल्लुक हमसे नहीं था, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने शनाख्त प्लेट बड़ी नाकिस तरीके से की थी, तो अल्टीमेटली उनको नोटिस फेस करना पड़ा, शो कॉज नोटिस, और सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे सवालात किए तो उन्होंने कहा सर मैं तो नया नया भर्ती हुआ हूँ, एग्जेक्टिव का काम है मेरे पास, तो मुझे इन चीजों का नहीं पता था। अब वो तो ठीक है, उसको उसकी माफी भी कबूल हो गई, लेकिन कॉन्सिक्वेंस आप देख ले, उसकी नाकिस शनाख्त प्लेट की वजह से मुल्जमान बरी हो गए और बरियत सुप्रीम कोर्ट तक बहाल रही। इंतजामिया के पास पहले इख्तियार होते थे, लेकिन जब से सेपरेशन हुई है, अपना डेवोल्यूशन हुई 2001 के बाद, ये सारा काम आपके जिम्मे लग गया, सिवाय इस्लामाबाद के जहाँ पे इंतजामी मजिस्ट्रेट भी कर रहे हैं या बाकी प्रोविंसेस के यहाँ SGM कर रहे हैं। लेकिन जब आपने करना है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि शनाख्त प्लेट कैसे होनी है, आप लोग सारे वाकिफ हैं। जो इंस्टांसेस हमारे सामने आए हैं मैं उस पर आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। रिसेंटली बलूचिस्तान का इंस्टांस मेरे सामने आया और वो देखें बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल था, और वो भी मैं हैरान हुआ कि क्यों उसको तवज्जो नहीं दी गई, कि एक केस में 2 गवाहान थे, शनाख्त प्लेट की डेट मुकर्रर हो गई, उस डेट पे एक गवाह आया, मैजिस्ट्रेट साहब ने उस एक गवाह को उस प्रोसेस से गुजार के उसको फारिग कर दिया और दूसरे गवाह के लिए उन्होंने सेकंड डेट मुकर्रर कर दी और 3 दिन बाद फिर दूसरे गवाह को बुला के शनाख्त प्लेट करा दी। अब ये शनाख्त प्लेट मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई, क्योंकि शनाख्त प्लेट का एक बड़ा बुनियादी असूल याद रखें आप, क्योंकि आप जब शनाख्त प्लेट की बात करते हैं तो आपके 2 डोमेन होते हैं, एक ये कि आप विटनेस बन जाए, दूसरा ही कि आप एज ए ट्रायल कोर्ट भी शनाख्त प्लेट की जो एप्रिसिएशन है वो आपने करनी होती है। शनाख्त प्लेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुल्जम को गवाह ने पहली बार चाहे वकूए पे देखा हो और दूसरी बात जेल के अंदर देखा हो। इससे पहले अगर कहीं ऐसा इंस्टांस आता है कि मुल्जिम को देख लिया गया तो शनाख्त प्लेट सारी जाया हो जाती है। दूसरा शनाख्त प्लेट का बुनियादी असूल किया है कि ये पीस मील में होती है, एक ही टाइम पे होगी जितने गवाह ने, इसीलिए आपके जहन में होना चाहिए
जब आप एक गवाह शनाख्त परेड के प्रोसेस से गुजर जाता है तो आप उसको दूसरे कमरे में भेजते हैं, उस कमरे में जहां पे उससे पहले गवाह का राब्ता मुकम्मल तौर पे मुनक़ते हो जाए। वो मुनक़ते क्यों इसलिए किया जाता है कि ताकि वो इस पोजीशन में ना हो कि आने वाले गवाह को कोई इंडिकेटर दे सके, यार ये फलां शख्स है, फलां नंबर पे खड़ा है या इसकी फलां जगह पे कोई निशान है तो ये वो शख्स है। तो उस तमाम कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है जो दूसरे गवाह के लिए किसी भी हवाले से सोर्स बन सके। अब जब आपने एक गवाह की शनाख्त पेश करवा दी और दूसरे गवाह के लिए 3 दिन की डेट डाल दी, अब जब पहला गवाह बाहर आया इसका मतलब है अब पहले गवाह की और दूसरे गवाह की कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगी। तो जब ये गवाह की एस्टैब्लिश हुई कम्युनिकेशन, अब दूसरा गवाह आके बेशक उसको आइडेंटिफाई कर जाए तो वो सारी की सारी वैल्यू खत्म हो जाती है। जब भी आप शनाख्त परेड करेंगे आप वन गो में करेंगे। अगर कोई विटनेस नहीं है शनाख्त परेड में मौजूद तो आपके पास इख्तियार है उसको एडजर्न करने का प्रोसीडिंग को, लेकिन आप उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते। सेकंड जो इवेंचुअलिटी हमारे सामने आई, एक केस में जब शनाख्त परेड हुई तो वो मुल्ज़म जो था उसको बाई फेस तो शनाख्त नहीं किया जा सका, लेकिन गवाह ने कहा जी इसकी ही शुड स्पीक, उसने बाई वॉइस उसको शनाख्त कर लिया आवाज से और उसमें सजा हो गई। नीचे ट्रायल कोर्ट ने उस एविडेंस को बिलीव कर लिया, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और यहाँ पे इस चीज को डिस्करेज किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन मीन आइडेंटिफिकेशन बाय फेस, वो फेस जो आपने पहली दफा जाए वकूए पे देखा। इसीलिए आइडेंटिफिकेशन परेड की वैल्यू तभी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर एफआईआर में उस मुल्ज़म के कुछ कवायद दिए जाते हैं, ग्लिम्स दिए जाते हैं, फेस फीचर्स दिए जाते हैं। तो ये जो आवाज के जरिए हमारे दोस्त ने शनाख्त परेड जिन्होंने कराई और उसके बाद जिन दोस्त ने उस एविडेंस को बिलीव किया, ये दोनों काम गलत हुए और एट द एंड ऑफ द डे वो जजमेंट सारी रिवर्स हो गई। तीसरी जो पोजीशन हम रोज फेस कर रहे हैं, दोस्त हमारे फोन भी करते हैं कि जी गवाह ने कोर्ट के अंदर शनाख्त कर लिया तो लिहाजा ये शनाख्त काफी है। और मेरे बहुत सारे दोस्त बेस करते हैं कराची हाई कोर्ट की अप्रूव्ड जजमेंट, रिपोर्टेड जजमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मुल्जिम को दौरान शहादत गवाह कोर्ट के अंदर शनाख्त कर लेता है तो ये शनाख्त काफी है। देखिए जजमेंट एक जरूर है, लेकिन जब आप किसी एस्पेक्ट को एग्जामिन करें तो रिसर्च करके उसका रेशो निकालें कि किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस आया है और मेजॉरिटी व्यू क्या आ रहा है। एक जजमेंट अगर ऐसी आ गई है जो बाकी जजमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है तो आपको तमाम केस लॉ को रिसर्च करके इस बात को तयन करना है कि अब आपने इस जजमेंट को फॉलो करना है कि नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट इस बात को वाज़ेह तौर पे कह चुकी है वो कि कोर्ट के अंदर शनाख्त की कोई हैसियत नहीं है अगर उससे पहले शनाख्त परेड नहीं हुई या गवाह ने उसको वहां पे शनाख्त परेड में शनाख्त नहीं किया। ये याद रखिए मेरी बात। तो ये कुछ दोस्त जिन्होंने उस कराची हाई कोर्ट की व्यू को फॉलो किया, बिल्कुल हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। कराची हाई कोर्ट, सारी हाई कोर्ट काबिल एहतराम है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको डिस्टिंक्शन करें चीजों को और डिस्टिंक्शन करके लेके चलें। सो ये मैं आपको फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं इस बात को कि कोर्ट के अंदर शनाख्त इस किस्म के केसेस में कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती। अगली सिचुएशन जो हमें फेस करनी पड़ रही है रोजाना, जो हमारे दोस्त हमसे राब्ता करते हैं और पूछते हैं कि जी जो शनाख्त परेड के लिए मुल्ज़म का सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नाम आ गया है और अब उसको शनाख्त परेड का मामला है तो क्या किया जाए, और वो फिर शनाख्त परेड अलाउ कर देते हैं। बात फिर वहीं पे आ गई कि अगर जेल से पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन एक्सपोज हो गई है, जब आपने उसका नाम भी दे दिया, आपने उसकी बल्दियत भी दे दी, आपने उसकी कास्ट भी दे दी, आपने उसका रेसिडेंस भी दे दिया और आपने यहां तक कह दिया मैंने इनको फलां जगह देखा था, इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन तो एक्सपोज हो गई। अब जब आइडेंटिफिकेशन एक्सपोज हो गई तो तफ्तीशी अफसर का इस रिक्वेस्ट के साथ आने का कोई जवाब नहीं है, और अगर वो आ जाता है तो उस रिक्वेस्ट को मानने का आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो आप अगर कर भी लेंगे उसका फायदा कोई नहीं होना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो केसेस जिसमें डकैती के केसेस खास तौर पे होते हैं या और ब्लाइंड एफआईआर होती है तो अचानक एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हो जाते हैं।
तो जब सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आइडेंटिफिकेशन एक्सपोज हो गई तो ऐसी सूरत हाल में उस शनाख्त परेड को करने का या एज ए ट्रायल कोर्ट उस शनाख्त परेड को मानने का आपके पास कोई जवाब बाकी नहीं रहता। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, आपने इसको दो डोमेन में अटेंड करना है मेरी गुफ्तगू को। एक ये कि आप कुछ शनाख्त परेड कर रहे हैं और दूसरी ये कि बतौर ट्रायल कोर्ट आप शनाख्त परेड की अप्रिसिएशन कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। पहली में आप गवाह हैं, दूसरी में आप जज हैं। तो जब तक पूरी आपको इसकी चीजें नहीं पता होंगी तो दोनों सूरतों में आपको मुश्किल हो जाएगा उसको अटेंड करना। एफआईआर में अगर किसी मुल्जम के फीचर्स नहीं हैं तो याद रखिएगा, अगर उस केस में कोई शनाख्त परेड हो कि शनाख्त हो भी जाती है तो उस शनाख्त परेड की कोई हैसियत नहीं है। अब फीचर्स क्या होते हैं, आप एज ए ट्रायल कोर्ट देखें, एक जनरल फीचर्स होते हैं जिसमें मैं आप हम पता नहीं 50, 100, 200, 500 लोग फिर जिस मर्जी को फिट कर दें। वैसे तो अगर आप शनाख्त परेड के हवाले से इसको डिस्कशन में लेके जाएं, जो रेलिवेंट फीचर्स होते हैं वो कहते हैं आपका ये फोरहेड होता है, आपकी नोज होती है, आपके चीक होते हैं, आपके लिप्स होते हैं, ये वो आपके, या हाइट आपकी होती है अगर आप स्टैंडर्ड पे आ गए हैं, ये वो ग्लिम्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप रिलेट करते हैं आइडेंटिफिकेशन को। अब ये कह देना जी उम्र 20-25 साल, कद दरमियानी, बाल लंबे, अब ये हुलिया अगर मैं रखूं तो मेरे ख्याल में इस हुलिये में 1 लाख बंदा तो कम से कम फिट हो सकता है। तो आप जब एप्रिसिएशन कर रहे हो आइडेंटिफिकेशन परेड की तो आपके सामने ये पॉइंट जरूर होना चाहिए, क्या एफआईआर के अंदर ऐसे ग्लिम्स दिए गए, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, जो रिलेट कर सकते हैं मुल्जम से और उस मुल्जम के अलावा हार्डली कोई बंदा उस ग्लिम्स के अंदर फिट इन हो सकता है। इस पे जजमेंट भी बाकायदा मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की 2011 SCMR 563, ये मैं आपको उस पे मैसेज बॉक्स में आपको डाल भी दूंगा। आई रिपीट, 2011 SCMR 563 सिंगल लाइन स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन दी और ये कहा, if there are no features recorded in FIR, there is no legal value of the identification parade. आपके जहन में सोच होगी, आपके जहन में उसके नक्शो निगार होंगे, let it be. But law says वो जो नक्शो निगार आपने ध्यान में रखे हैं उसको आप ट्रांसक्रिप्ट में लेके आए, उसको डॉक्यूमेंट पे लेके आए ताकि एक चीज सेटल हो सके डे 1 से। एक और इवेंचुअलिटी जो हमें फेस करने को मिली और जो बड़ी यूनिक है, इट्स रियली यूनिक, बल्कि आप कह सकते हैं एलियन है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं आप में से किसी दोस्त को उससे कोई वास्ता पड़ा हो। वो है कि आइडेंटिफिकेशन परेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ एक्यूज्ड। ये कभी आपने किसी ने नहीं की होगी, ना आपका दरखास्त आई होगी। आम तासुर ये है कि शायद शनाख्त परेड की रिक्वेस्ट प्रोसिक्यूशन ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ये जो होम डिपार्टमेंट की अगर इंस्ट्रक्शंस देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, बाकी सूबों में भी होंगी, पहली बात तो ये कि वहां पे 1946 में ये बात आ गई थी या 1946 के बाद कहीं कि जी मुल्जिम की रिक्वेस्ट के ऊपर शनाख्त परेड हो सकती है। फिर हमारी हाई कोर्ट्स ने, जिस पे रिपोर्टिंग स्टेटमेंट मौजूद है, 86 क्रिमिनल लॉ जर्नल है, 70 में आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि एक्यूज अगर इस प्ली के साथ आता है कि मुझे शनाख्त परेड में रख के गवाहान को बुला के कन्फ्रंट कराया जाए, तो इनफैक्ट एक्यूज ये चैलेंज थ्रो कर रहा है और अगर प्रोसिक्यूशन इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती तो इट मींस प्रोसिक्यूशन इज एट फॉल्ट, क्योंकि रिस्क और कास्ट किसका है? रिस्क एंड कास्ट है एक्यूज का, कि वो अपने आप को लेके आ रहा सामने आएंगी जेल में और मुझे शनाख्त परेड में रखें और इनसे क्या मुझे शनाख्त करें। तो कुछ दोस्तों ने क्या किया, इस तरह की दरखास्त इक्का दुक्का आई, उन्होंने स्टेट में रिजेक्ट कर दी इस सोच की बुनियाद पे कि शायद ये इख्तियार सिर्फ प्रोसिक्यूशन का है। कतई तौर पे ये इख्तियार प्रोसिक्यूशन का नहीं है, मुल्जिम को भी उतना ही हक है कि वो अपने आप को आगे लाके, इससे वो अलग बात है उसको नुकसानात कितने हो सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वी कैन नॉट रिफ्यूज। इवन यहां तक कहा गया है जो इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हमारी, कि इसमें आपने इस चीज को भी इग्नोर कर दिया, कितना अरसा गुजर चुका है, कि 3 साल गुजर चुके हैं, 4 साल गुजर चुके हैं, तो ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। एक और बात जो हमने देखी कि शनाख्त परेड 164 और ये जो 2-3 चीजें हैं इसमें, ये हमें इसको रिफ्यूजल बड़ी एहतियात से करनी चाहिए। देयर शुड बी मिनिमम स्कोप फॉर रिफ्यूजल, क्योंकि जब आप रिफ्यूज करते हैं, अब ये बातें बेशक हम करे जा रहे हैं, सारी कुछ है,
लेकिन चूंकि ये सारे काम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टेज हो रहे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए, तो लिहाजा हम किसी अगर इस तरह की दरखास्त को मुस्तरद करते हैं ये सोच के कि ग्लिम्स नहीं दिए गए, तो ये प्री मैच्योर थिंकिंग हो जाएगी जिससे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकती है। देखिए ना, अगर आपको याद हो, इस पे बकायदा लाहौर हाई कोर्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर भी इशू हुआ था कि एक खातून आई और उसने कहा जी मेरा 164 लिखें। मजिस्ट्रेट साहब ने ये लिखा कि ये इसका बयान 164 में वही बयान देना चाह रही है जो इसका 161 में है, लिहाजा इसका कोई फायदा नहीं। अब मजिस्ट्रेट साहब ने बड़ी बुनियादी गलती कर दी, मुझे सॉरी टॉपिक पीछे चला गया मैं। बुनियादी गलती क्या कर दी, इसका मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट साहब ने 164 का बयान लिखने से पहले उससे 164 का बयान पूरा पूछ लिया, जो वो नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात ये कि उसका बेशक 161 का स्टेटमेंट अगर लिखा भी है तो दिस इज नो ग्राउंड टू रिफ्यूज द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और द लेडी हरसेल्फ कि उसका बयान लिखा जाए, क्योंकि आपको नहीं पता उसने 164 में क्या कहना है। इस पे फिर हमारा बकायदा बड़े सख्त अहकाम जारी हुए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, और जिसमें कहा गया कि अगर आइंदा इस वजह से दरखास्तें खारिज की गई, इट विल अमाउंट टू मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर। तो प्लीज डू इट कि जब भी आए बहुत एहतियात से, रिजेक्शन का स्कोप मिनिमम होना चाहिए। ट्रायल में चलेगा मामला, अगर वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ नहीं बनता, वो उस मेयार पे पूरा नहीं आता, आप उसको उड़ा के रख दें। लेकिन इस स्टेज पे अगर आप रोकेंगे तो इट विल अमाउंट टू हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन और कलेक्शन ऑफ एविडेंस में आप रुकावट बनने का मुर्तकिब हो सकते हैं। अब जो अगली पोजीशन थी कि रोज सवालात होते हैं कि शनाख्त परेड की प्रोविजन क्या है। देखिए, शनाख्त परेड की कोई प्रोविजन नहीं सीआरपीसी में और डायरेक्टली कानून शहादत में, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अंडर आर्टिकल 22 है, ये मुझे ध्यान से निकल रहा है, उसके तहत ये एक रेलिवेंट फैक्ट के तौर पे सामने आता है। इट इज नॉट ए रूल ऑफ लॉ, इट इज ए रूल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस, एहतियात। अदरवाइज तो आपने एक शख्स को देखा, आपने ब्लाइंड बंदे के खिलाफ एफआईआर करवा दी और आप जब मर्जी जिस मर्जी को फिट कर दें। उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अगर अब आप कह रहे हैं कि मैंने इस बंदे ने मेरी वारदात की थी या पुलिस कह रही है हमने कुछ लोग पकड़े हैं, तो आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी के सुपरविजन में इस प्रोसेस से गुजरना है। तो आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो इसीलिए इसको रूल ऑफ प्रूडेंस कहा जाता है। एहतियात के खुदा ना खास्ता कोई गलत बंदा इसमें फिट ना आ जाए। इसीलिए शनाख्त परेड के जो मराहिल हैं बहुत डिफिकल्ट है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस इतनी बातें बताऊंगा। उसमें इतने डिफिकल्ट हैं कि सिमिलर फेसेस, सिमिलर ड्रेस, सिमिलर हाइट, सिमिलर एजेस, इवन सिमिलर कास्ट और इफ पॉसिबल सिमिलर रिलीजन। क्योंकि ये मैंने कहा ना बहुत आसान काम है किसी को फिट कर देना। इस हद तक चीजों लेके जाया गया है कि बिल्कुल यहां से शक की गुंजाइश न रहे जो आप शनाख्त कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आपको जेल में बाज़ दफा एक कास्ट के लोग नहीं मिलते, तो फिर आप प्रोसीजर लिख के सारा जो भी है उसको आप कर सकते हैं। देन शनाख्त परेड में जो अगला क्वेश्चन हमें फेस करने को मिला वो थी ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन परेड। ज्वाइंट की हम मीनिंग नहीं समझ सके, या शायद हमारे जैसे सामान जिन्होंने वो शनाख्त परेड की उनके जहन में कुछ और तस्वुर था। ज्वाइंट शनाख्त परेड इस लिहाज से तो हो सकती है कि एक ही शनाख्त परेड प्रोसेस में एक ही एफआईआर के आप 2 मुल्ज़िम या 3 मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड करा दें, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक ही शनाख्त परेड में सारे गवाहों को इकट्ठा बुला लें और उनसे कि आप शनाख्त करो। तो हमारे सामने एक केस ऐसा आया जिसमें मोहतरम मजिस्ट्रेट साहब ने दोनों विटनेस एक साथ बुला लिए और जब उनसे बात पूछी गई तो उन्होंने फिर ये फरमाया क्योंकि ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन परेड परमिसिबल है, देयरफॉर आई हैड कॉल्ड द विटनेसेस टुगेदर। तो ये उनकी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग थी या मिसकॉन्सेप्शन थी, वो फॉलो नहीं कर सके। तो जब आप एक से ज्यादा मुल्ज़िमान को शनाख्त परेड में शामिल करते हैं तो याद रखिए, तो वो जो बेसिक क्राइटेरिया 8 और 9 का रेशो का वो हर मुल्ज़िम का सेपरेट होगा। यानी अगर 3 मुल्ज़िमान हैं तो आपको 3 लाइनें बनवानी है और हर लाइन में 8 से 9 लोग का रेशो होना चाहिए। एक गवाह जब आता है तो वो उस एक गो में तीनों की शनाख्त करेगा। पहले लाइन नंबर 1 में आएगा, फिर लाइन नंबर 2 में जाएगा,
फिर लाइन नंबर 3 में जाएगा और फिर चला जाएगा, देन सेकंड विटनेस शैल बी कॉल्ड। तो ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन परेड का मतलब ये नहीं है जो मैंने कहा, बल्कि ये मतलब है कि आप एक से ज्यादा मुल्जमान को एक शनाख्त परेड के अंदर शामिल कर सकते हैं, बट SOP कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आप नोट्स लिखते हैं शनाख्त परेड के दौरान, आपको एग्जैक्टली वही लिखना है जो आपके सामने हुआ है। आपने लिखा कि मुल्ज़म शनाख्त ना कर सका, सपोज, ठीक है, आपने देखा कि मुल्ज़म ने सपोज मिस्टर ए को शनाख्त करना था और आपने कहा जी कि उसने गलती से मिस्टर बी पे हाथ रख दिया और आपने जुमला लिख दिया कि गवाह जो है मुल्ज़म को शनाख्त ना कर सका, ये जुमला गलत हो गया। आप लिखेंगे कि मुल्ज़म ने बजाय ए के बी को के ऊपर हाथ रखा और बी के ऊपर हाथ रखते कहा कि ये मेरा मुल्ज़म है, लिहाजा दुरुस्त शनाख्त ना की है। इसलिए ट्रायल कोर्ट में अगर ये बात आती है और कोई ऐसा इश्यू रिजॉल्व हो जाता है कि मुल्ज़म ने किस पे हाथ रखा था, उसका फीचर्स क्या था, तो ट्रायल कोर्ट इन चीजों को कोरिलेट कर सकती है। नंबर 2, अगर मुल्ज़म देखता है, निकल जाता है और किसी को भी शनाख्त नहीं कर पाता, तो फिर आप बाकायदा उसमें ये लिखेंगे मुल्ज़िम ने तमाम मुल्ज़मान, गवाह ने तमाम मुल्ज़मान को देखा लेकिन किसी को भी वो शनाख्त करने में किसी अंदाज से नाकाम रहा। मतलब जो आपकी आंख देख रही है वही आपके कलम में आके सफ़े के ऊपर आ रहा है, उसका कन्वर्शन आ रही है उसकी। आपको कोई इख्तियार नहीं, मैंने कल भी कहा था, अपने अल्फाज में उसको एक्सप्रेस कर देगा। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑब्जेक्शन जो एक्यूज के होते हैं उसका राइट है ऑब्जेक्शन को रेज करना। ऑब्जेक्शन को रेज करना उसका राइट है, लेकिन ऑब्जेक्शन को डिसाइड करना जर्नली, आई एम स्पीकिंग दी वर्ड जर्नली, ट्रायल कोर्ट का काम है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर लिखा है कि आप भी उस ऑब्जेक्शन को देन एंड देयर डिसाइड कर सकते हैं अगर आप 100% इस नतीजे पे हैं कि ये ऑब्जेक्शन गलत है या आपके पास पावर है। अब कई दफा मुझे दोस्त सवाल करते हैं वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां पे हम ऑब्जेक्शन को रेफर कर दें ट्रायल कोर्ट के लिए या हम खुद डिसाइड कर सकें। इसका बड़ा सिंपल सा मैंने एक फार्मूला बता दिया। एक तो ये बात कि जी मुझे थाने में रखा गया, मेरी तस्वीरें खींची गई, गवाह को बुलाया गया, अब ये सारे ऑब्जेक्शन में जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं जो आप डिटरमिन नहीं कर सकते और आप इसको छोड़ देते ट्रायल कोर्ट के ऊपर। लेकिन एक ऑब्जेक्शन आपके सामने मुल्ज़म ये करता है कि जनाब मैं कल ये परसों में थाने में था और थाने में इन्होंने गवाहान को बुलाया और मुझे दिखाया मुसलसल। जेल रिकॉर्ड ये बता रहा है कि ये तो बंदा पिछले 15 दिन से जेल के अंदर है, लिहाजा अब आप एब्सोल्यूट पोजीशन के ऊपर खड़े हैं कि उसका ये मौका कि थाने में रखा परसों, ये मौका इसलिए गलत हो गया कि जेल रिकॉर्ड के मुताबिक ये जेल के अंदर था पिछले 15 दिन से, तो थाने में जाने का और दिखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बैलेंस आपने कहा, नॉर्मली आपको ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं करने चाहिए, लेकिन एकेडमिकली आपको इन्फॉर्म करो आपके पास ये पावर टू डिसाइड है। अच्छा, इस शनाख्त परेड के अंदर ऑब्जेक्शन के बाद अगली जो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है जिसको आपको बड़ी तवज्जो से देखना होगा और जिसकी वजह से बेशुमार केस हमारे फेल हो गए, हुआ क्या सर, आपके पास जब शनाख्त परेड के लिए से पहले रिक्वेस्ट है इसको जेल भेज दिया जाए, इसकी शनाख्त करनी है, आप ये समझे कि शायद इसको जेल उसी तरह भेजना है जिस तरह हम दीगर मुल्ज़मान को भेजते हैं और 14 दिन के बाद हम डेट डालते हैं इसको पेश किया। लिहाजा आप कहते हैं जी मुल्ज़म को जुडिशियल भेजा जाता है, अब आइंदा फलां तारीख पे पेश कर दिया जाए। इस दौरान शनाख्त परेड नहीं हो पाती और मुल्ज़म दोबारा आपके पास पेश होता है, पता लगता है शनाख्त परेड नहीं हुई, आप दोबारा उसको जेल भेज देते हैं 14 दिन के लिए। अब वो वाली बात कि आइडेंटिफिकेशन एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, वो तो एक्सपोज हो गई, इसमें दोबारा आपकी कोर्ट में 14 दिन बाद वो पेश हो। व्हाट आई वांट टू से कि जब आप उसको जेल भेजेंगे तो आप लिखेंगे टिल द आइडेंटिफिकेशन परेड टेक्स प्लेस ही शैल रिमेन इन जेल। अब वो 20 दिन भी लग सकते हैं, 25 दिन लग सकते हैं, शायद में महीना भी लग जाए, तो अलग बात है, आप आईओ को बुला के उससे पूछ सकते हैं। 2-3 बातें आपको लाजमी अपनी प्रोसीडिंग में लिखनी है जब उसको आप जेल भेज रहे हैं। नंबर 1 ये हो गई। नंबर 2,
Superintendent jail shall keep the suspect or accused in the cell meant for the person who has to undergo the identification period. जेल के अंदर मखसूस सेल होते हैं जहां पे इन लोगों को रखा जाता है ताकि इनकी मिक्सअप ना हो और इनकी आइडेंटिफिकेशन दूसरे लोगों को डिस्क्लोज ना हो। नंबर 3 कि इसको हुलिया बदलने की इजाजत नहीं होगी। सपोज ही इज गोइंग विद बियर्ड एंड मोस्टचिज, ठीक है, और अंदर जाके वो शेव कर लेता है, दाढ़ी साफ कर देता है, तो फीचर्स तो चेंज होने के चांसेस हैं। तो ये तीसरी बात भी आपको ये रखनी है। और नंबर 4 जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक शनाख्त पेड मुकम्मल नहीं होती इसको किसी भी शख्स से मुलाकात की इजाजत नहीं होगी। ये 4-5 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको शनाख्त पेड के दौरान इंश्योर करनी है। अगर आप ये तमाम चीजें इंश्योर कर लेते हैं तो सक्सेसफुल आइडेंटिफिकेशन परेड और सक्सेसफुल एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन दिस शेप, ये हमेशा आपसे कभी भी इसके फेल होने के चांसेस नहीं है। अब इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊं, मैं तो क्वेश्चन देख लूं, आपके सारे क्वेश्चन काफी सारे आए हैं। ये अच्छा, एक सवाल ये आया जी आयशा शबीर का कि जी अगर 164 का आपने कन्फेशन लिख लिया है तो क्या फिर आप इसका फिजिकल रिमांड दे सकते हैं? मैंने कल बात की थी, मैंने ये कहा था कि जब आप उसको बुलाते हैं कन्फेशन के लिए तो आप उसमें बहुत सारे सवालात में एक गारंटी देते हैं। वो गारंटी क्या होती है कि आपको इस स्टेटमेंट के बाद जो आप दें यानी जेल भेजा जाएगा, आपकी कस्टडी मुल्ज़म पुलिस के हवाले नहीं होगी। लिहाजा पहली बात तो ये स्टेटमेंट वो कन्फेशन रिकॉर्ड कराए ना कराए, आपको अपना जो है वो ऑनर करना है, कमिटमेंट आपको जेल भेजना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3, वो चैप्टर में शेयर कर दूंगा जो डील करते हैं इस सिचुएशन को। उसमें कहा गया है कि अगर आपने मुल्ज़िम को जेल भेज दिया है तो स्टिल देयर इज अ राइट टू द प्रोसिक्यूशन टू आस्क, और अगर कोई ऐसी वो स्पेसिफिक रीजन दे देते हैं जिससे आप कन्विंस होते हैं तो फिर आप उसका फिजिकल रिमांड दे सकते हैं। लेकिन एक बड़ी वाज़ेह बात की उन्होंने कहा अगर प्रोसिक्यूशन ये दरखास्त देती है कि इसने चूंकि कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करवाया लिहाजा इसकी कस्टडी में दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्होंने कहा दिस इज नो ग्राउंड, दिस शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए वैलिड ग्राउंड कि जी हमसे तो इसने वादा किया था कन्फेशन करा दूंगा, अब इसने नहीं करा लिहाजा मैं रिमांड दे दूं। तो बड़े स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में बहुत स्पेसिफिक रीजन होनी चाहिए और आपका ऑर्डर उतना सपोर्टिव होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये था ये साइमा नौरीन का सवाल है जी, ये इकट्ठे सवाल आने शुरू हो गए हैं। काइंडली डिस्कस ओथ विद रिगार्ड टू एज फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट 164। देखिए एज का जहां तक ताल्लुक है, पहले तो आप ये तय कर दें कि आर्टिकल 3 ऑफ द कानून शहादत हर शख्स कॉम्पिटेंट विटनेस है, हर शख्स इंक्लूडिंग ए चाइल्ड। और डिस्क्वालिफिकेशन कब है? जब वो आगे उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ एज, टेंडर एज या अपना इन्फर्मिटी, वो सवालात समझने की पोजीशन में ना हो या सवालात समझ सके लेकिन जवाब देने की पोजीशन में ना हो। अब जहां तक एज का ताल्लुक है, जो ओथ एक्ट आपका है, उस ओथ एक्ट के अंदर बाकायदा गालबन 10 साल है या इससे कुछ कम है या 12 साल से कुछ कम है, जहां पे ओथ एग्जेम्प्ट है कि अगर उसकी उम्र 12 या 10 साल से कम है और वो ओथ की सेंसिटिविटी को चूंकि नहीं समझता तो वहां पे ओथ एक्ट के तहत बाकायदा आप सेक्शन 4 या 5 अगर पढ़ेंगे, 1908 का ओथ एक्ट है, उसमें बाकायदा प्रोवाइडेड है कि इस उम्र के बच्चे के जो है वो ओथ रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, उमर शबीर का सवाल है जी, काइंडली उमर मैं आपको भी भेज दूंगा स्टेज सारी ना, ये लंबा जवाब हो जाएगा। अब जरा मजीद कोई क्वेश्चन टाइप ना करें ताकि पहले मैं इनको आंसर कर दूं, थोड़ा होल्ड कर लीजिएगा। रिस्पेक्टेड सर, व्हाट वुड बी फेट ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन? सुहेल असलम साहब, देखें रिट्रैक्टेड कन्फेशन ये डोमेन है ट्रायल कोर्ट का, कोई सिंगल लाइन स्टेटमेंट हम यहाँ बैठ नहीं दे सकते, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर। हर कन्फेशन जो पुलिस के पास जो होता है मजिस्ट्रेट के पास 98% केसों में रिट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन उसकी रिट्रैक्शन इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं है क्योंकि उस रिट्रैक्शन को तभी सपोर्ट मिलेगी अगर जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया है उसका स्टेटमेंट लिखते हुए, कन्फेशन लिखते हुए, उसमें कोई फ्लॉ पाया गया
या खुदा ना खासा अनड्यू इन्फ्लुएंस का एलिमेंट आ गया, तो यू हैव टू सी दिस फैक्ट केस टू केस। अच्छा, ये सवालात मैंने कहा अगर थोड़ी देर सवालात टाइप ना करें थोड़ी देर, ये पहले काफी सवाल इकट्ठे हुए हैं, जवाब दे दूं, उसके बाद फिर ले लेते हैं। अच्छा देखिए, मैंने ये कहा ना, ये अब सवाल आया मोहम्मद कलाची साहब का, उन्होंने कहा जी कि 164 का जो बयान है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड सपोर्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल बी फर्स्टली डिसाइडेड टू रिकॉर्ड। मैंने आपसे कहा जब आप गवाह का बयान लिखते हैं तो आप उसी तरह लिखते हैं जिस तरह एक आम गवाह का लिखते हैं। अगर जो गवाह आपके पास आया है, सपोज उसकी उम्र कम है, तो उम्र कम होना इट्स सिर्फ कोई रीजन नहीं है उसको रिफ्यूज करने की। हाँ, उम्र कमी की वजह से अगर वो सवालात समझने से कासिर है या उन सवालात के जवाब देने से कासिर है, तो फिर आप वो रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर देंगे और उसको डिक्लेयर करेंगे ही इज नॉट ए कॉम्पिटेंट विटनेस टू टेस्टिफाई इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कानून शहादत। अच्छा, उसके बाद ये कुछ सवालात और जी, आई एम सॉरी, ये मैं कोशिश करूंगा सवालात सारे मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको इसी ग्रुप में डाल दूंगा ताकि हम आगे चलें। मैं आपको सारों का आंसर कर दूंगा बारी बारी वॉइस रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो अब जरा चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा है हॉस्टाइल विटनेस। अच्छा, ये क्यों जरूरत पड़ी हॉस्टाइल विटनेस का टॉपिक सेलेक्ट करने की? इसलिए कि बेशुमार केसेस में हमें ये देखने को मिला कि हमें बशमूल मेरे, मैं अपनी आपको शामिल नहीं कर रहा, मैं सबसे पहले अपनी कैटेगरी को, इवन द सेशन जजेस, माय फ्रेंड्स और माय कोलीग्स, इवन द एडिशनल सेशन जजेस, उनको नहीं पता था कि हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है, उसकी स्टेज ऑफ डिक्लेरेशन क्या होती है। और वो जीरा चल रही है, जीरा मुकम्मल हो गई, दरखास्त अगर हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर कर दिया जाए, हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर हो गया, फिर प्रोसिक्यूशन। ये मैं थोड़ा सा आपसे इस पर जरूर बात करना चाहूंगा। देखिए, आर्टिकल 150 इज द ओनली प्रोविजन बिसाइड आर्टिकल 133, थोड़ा डिफरेंस है उसमें। आर्टिकल 150 इज द ओनली प्रोविजन जो आपको उस पार्टी को राइट देती है अपने ही गवाह को जिरा करने के लिए। एक बात आप समझ लीजिए, आम हालात में जब आप किसी गवाह का बयान लिखते हैं तो जब डिफेंस काउंसिल को या राइवल पार्टी को आप जीरा का मौका देते हैं, वो जीरा उसका मौका, उसका राइट होता है, और उस राइट के लिए उसको कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती। आपने बयान लिखा मुद्दई का, जीरा मुंजानी मुद्दा है, वो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता कि मुझे रिक्वेस्ट कर दीजिए, वो आपको एटमोसी कह देगा मैं जीरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये नहीं होगा आप पहले वो रिक्वेस्ट करें, आप उसको रिक्वेस्ट को अलाउ करें। लेकिन आर्टिकल 150 कानून शहादत कहता है कि अगर आपने अपने गवाह पे खुद जिरा करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप उसको अपने, ही इज योर विटनेस, ही इज एट द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ। तो पहले तो कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी है, कोर्ट को वजूहात बतानी है जिसकी बुनियाद पे आप चाहते हैं कि इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करा के, वैसे हॉस्टाइल लफ्ज़ है नहीं लेकिन हमारी प्रैक्टिस में आता है, हॉस्टाइल डिक्लेयर करा के आप उसको जिरा करना चाहते हैं। नंबर 2, आप हर रिक्वेस्ट के पाबंद नहीं है कि रिक्वेस्ट आई डिक्लेयर कर दिया। मैंने कई दफा देखा कई स्टेटमेंट फुल फ्लैज आ रही है, एक लाइन का उसका बयान ऐसा था जो मुद्दई को सूट नहीं कर रहा था, उसने दरखास्त दे दी और हमने फौरन स्ट्राइक कर दिया। नहीं, दिस इज फॉर यू टू सी कि जो वजूहात बता रहे हैं इसकी बुनियाद पे मैं इसको अलाउ करूं कि ना करूं। ये जो रूटीन में हम अलाउ करते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि कोर्ट की ड्यूटी क्या है एट द एंड ऑफ द डे, टू अराइव एट जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। नंबर 1, कोर्ट की ड्यूटी क्या है। नंबर 2, कोर्ट कैन नॉट प्ले द रोल ऑफ साइलेंट स्पेक्टेटर। नंबर 3, कोर्ट हैज टू बी एक्टिव एंड विजिलेंट ड्यूरिंग ट्रायल। इसलिए कोर्ट को पावर दी गई है, कोर्ट समझती है कि नहीं सब ठीक आ रही है और ये जो बातें कर रहे हैं ये बजाय ठीक है और ये कोई वजह नहीं है, और मुझे चूंकि एक मुकदमे की तह तक पहुंचना है लिहाजा मैं इस रिक्वेस्ट को डिसअलाउ करती हूँ। पहली बात तो ये, तो यहां पे जिरा सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ द कोर्ट होगी। एंड नंबर 2, स्टेज क्या होगी? स्टेज होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ, क्योंकि गवाह आपके हाथ में, ही इज योर विटनेस,
और जब तक गवाह आपके कंट्रोल में है, यू हैव ए राइट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू द कोर्ट कि ये मेरे केस को डैमेज कर रहा है या व्हाटएवर इट इज, तो मुझे जिरा की इजाजत दीजिए। बट द मोमेंट द विटनेस इज कंट्रोल्ड बाय द राइवल साइड फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, अब जो ओरिजिनल साइड है उसका राइट खत्म हो गया इस रिक्वेस्ट को भी कर देगा। देखिए जीरा क्या है, जीरा में जो अगर कानूनी शहादत पढ़े, जीरा में कहा गया है कि जी जीरा के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है सिवाय उसके जो कानून में दी गई है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं हो सकता रेलिवेंसी का, अदरवाइज देयर इज नो कंडीशन। और जीरा क्या है, जीरा है विटनेस की क्रेडिबिलिटी को शैटर करना। अब आप सवालात कर रहे हैं और जवाबात मुल्ज़िम की मर्जी के आ रहे हैं या डिफेंडेंट की मर्जी के आ रहे हैं, वो जवाबात मुद्दई को सूट नहीं कर रहे, तो मैं तो बतौर डिफेंस काउंसिल का फर्ज अदा कर रहा हूं, अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूं, मैं क्रेडिबिलिटी शैटर कर रहा हूं, वो उनको सूट नहीं कर रही। उन्होंने कहा जनाब गवाह को हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया जाए। नो, द टाइम इज ओवर नाउ। अब आप नहीं कह सकते कि जनाब जवाब आपकी मर्जी की, तो जवाब तो मेरी मर्जी का आना है, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं हो सकता है ना है, बट दिस इज माई राइट अगर आपको जवाब सूट नहीं कर रहा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो पहले बात ये तय कर दें कि ये अगर इन चीफ का टाइम ओवर हो गया तो अब ये कहानी भी ओवर हो गई, हॉस्टाइल विटनेस का तो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन स्टिल ओरिजिनल पार्टी के पास जो प्रोड्यूस कर रही है उसका अभी भी एक राइट है, वो राइट है आर्टिकल 133 कानूनी शहादत के तहत, वो है री एग्जामिनेशन का। री एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। री एग्जामिनेशन मीन्स द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑन चीफ, लेकिन री एग्जामिनेशन के भी अपने पैरामीटर हैं। आर्टिकल 133 कहता है कि गवाह आएगा, पहले उसका एग्जामिनेशन चीफ होगा, विच इज द राइट ऑफ द पार्टी हु हैज प्रोड्यूस्ड, सब्जेक्ट टू क्वेश्चन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी जो आपका सेकंड पोर्शन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन विच इज अगेन द राइट ऑफ एडवर्स पार्टी। अब आर्टिकल 133 कह रहा है कि उस जिरा के दौरान कोई नए वाकयात सामने आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई ऐसे एलियन वाकयात जो इससे पहले फील्ड में नहीं थे, जो अचानक नमूदार हो गए और जिनकी आपको क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो यहां पे आर्टिकल 133 कहता है कि पहली पार्टी को फिर इख्तियार होगा गवाह की री एग्जामिनेशन का। लेकिन अगेन ये री एग्जामिनेशन होगी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये नहीं कि जब आप, और परमिशन के लिए आपको वजूहात बतानी पड़ेंगी पहले जज साहब को, और जज साहब को वजूहात कंसीडर करके ऑर्डर लिखना होगा। याद रखिएगा री एग्जामिनेशन को कभी भी रूटीन में अलाउ ना कीजिएगा। जिस दिन प्रैक्टिस बन गई कोई गवाह जो है खत्म नहीं होगा, क्योंकि जिरा में बेशुमार समटाइम चीजें हर केस में आती हैं और दूसरी पार्टी फिर कहती है ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। अब एक और नई इंटरेस्टिंग बात क्रिएट होगी, आपने सपोज री एग्जामिनेशन अलाउ कर दी, अब जब वो गवाह पूरी एग्जामिनेशन करेगा वो सिर्फ उन वाकयात की हद तक करेगा जो उसकी नजर में नए वाकयात थे। इसका मतलब उसका स्टेटमेंट पूरा ओपन हो गया। नो, जो वजूहात आपने बताई हैं, जो नए वाकयात आपने बताए हैं जिसकी वजह से आपको जरूरत पड़ी, अब जब री एग्जामिन होगा कि उस हद तक अपने आप को कन्फाइन करेगा, उससे बाहर वो गवाह नहीं जा सकता। री एग्जामिन हो गया, जब री एग्जामिन हुआ तो अगेन एडवर्स पार्टी को राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन मिल गया। राइट, एडवर्स पार्टी को यहाँ परमिशन रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि पता नहीं एग्जामिन में क्या चीजें सामने आई। तो ये वो सिचुएशन है जहां 4 फेजेस बन जाती हैं स्टेटमेंट की। देयरफॉर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये जो प्रैक्टिस चल रही है कि जिरा के दौरान गवाह को हॉस्टाइल डिक्लेयर कर देना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल। जिरा के दौरान तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, उसके बाद मैंने री एग्जामिनेशन की हद तक अगर चाहते हैं तो कर देंगे। और ये एक केस नहीं, 100 ऑफ केसेस मैंने देखे हैं जो मैं सब रेफर नहीं करना चाहता, वो हमारे दोस्तों के, हमारे भाइयों के थे। हम भी बहुत अरसे बाद चीजों को सीखे, शायद उनको इसकी अदराक नहीं था इस चीज का, तो ये कर दिया। इट शुड नॉट बी एट एनी कॉस्ट हॉस्टाइल विटनेस। अब आ जाए इसके हवाले से, अब दूसरा डोमेन आपका कि हॉस्टाइल विटनेस के बारे में हमने जनरल लाइन, एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट दे दी है जी कि हॉस्टाइल विटनेस एक दफा हो जाए ना तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। नो डाउट ऐसी सिचुएशन है कि वंस द विटनेस इज डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल, ही रिमेन्स
नो विटनेस फॉर आइदर साइड। लेकिन देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जहां पे जजमेंट्स भी आई हैं, बेताशा रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, जिसमें कहा गया कि नहीं, ये बात के गवाह हॉस्टाइल हो गया, इस बुनियाद के ऊपर आप उसकी सारी स्टेटमेंट को ओवरलुक कर दें। नो, आपने वो सर्कमस्टांसेस देखने हैं, आपने इन चीजों को देखना है, और आपने इस चीज का नतीजा भी निकालना है कि हॉस्टाइल जो ये हुआ, क्या इस पे ऐसी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर हॉस्टाइल हुआ, उसने सप्रेस किए जान के वाकयात को। बात फिर वहीं पे लेके आ रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी ड्यूटी है एक सही नतीजे पे पहुंचना, और सही नतीजे पे पहुंचने के लिए अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो उसमें फिर आप हॉस्टाइल विटनेस से इन्फरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने अटक में एक केस किया था, बड़ा हीनियस केस था। एक 6 साल की बच्ची को सगा बाप सौतेली माँ ने जादू के लिए उसके अंदर नीडल्स, इतनी बड़ी बड़ी नीडल्स जो होती हैं चुभोते थे उसकी बॉडी के अंदर, जिंदा बच्ची के अंदर, क्योंकि किसी उनको जादूगर ने, जो भी था कोई था, उसने कहा था कि जी आप ये होंगे तो आपका बेटा होगा। ऑलरेडी उसके 2 बच्चे, दूसरी कोई 2-2 इंच की 4-4 इंच की नीडल, और जब वो हड्डी से टकराती थी नीडल जाके वो फोल्ड हो जाती थी, उससे सेप्टिक क्रिएट हो गया। सेप्टिक क्रिएट हो गए, उनकी सारी बॉडी खत्म हो गई, अल्टीमेटली बच्ची की डेथ हो गई। जब ट्रायल शुरू हुआ, बड़ा वो फेमस केस था हमारा, जब ट्रायल शुरू हुआ तो वो जो उसके सगा बाप और सगे मामू राजीनामा कर गए, और राजीनामा के हॉस्टाइल हो गए। लेकिन एविडेंस में बात आ गई कि ये इन्होंने जो बयान दिया इसलिए दिया कि इन्होंने जिरगे में सेटल कर लिया माफीनामा। अब जब ये चीज हमारे सामने आ गई, 21 साल की बच्ची का इस तरीके से सगे बाप ने और मां ने मर्डर किया है, और अब ये तय हो गया कि ये इस मर्डर को कंप्रोमाइज कर गए, असल हकायक छुपा रहे हैं, तो बाकी एविडेंस के साथ हमने यहाँ से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए, और उसमें बेशुमार केस लॉ मैंने इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी रेफर करके, आई हैड टेकन इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द स्टेटमेंट्स ऑफ हॉस्टाइल विटनेसेस, वो जिनको उस एविडेंस ने सपोर्ट किया, बाकी एविडेंस को। अल्टीमेटली बाप को मैंने डेथ सेंटेंस दी और उस खातून को उम्र कैद थी। तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है, हमने स्टीरियोटाइप चीजों पे नहीं चलना। वी हैव टू बी डायनामिक, वी कैन नॉट बी स्टैटिक। और डायनामिक होने के लिए आपकी अप्रोच का वाइजर होना बहुत जरूरी है, आपकी लॉ को समझना बहुत जरूरी है, आपको केस लॉ के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आजकल व्हाट्सएप पे हमारे बेशुमार ग्रुप बने हुए हैं, आप भी कुछ लोग उसमें डेफिनेटली होंगे। एक सवाल उठता है, अचानक एक जज हमारे दोस्त स्टेट अवे जजमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रेफर कर देते हैं, ये देख के बगैर कि मेरे भाई ने जो सवाल किया उसकी नौयत क्या है, उसका जवाब क्या होना चाहिए। और हर केस जो आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं उसके पता नहीं क्या हालात वाक़यात क्या होते हैं, और वो सर्कमस्टांस एप्लीकेबल होती है नहीं होती, वो ओवररूल हो चुकी है नहीं होती। तो मैं कई दफा कहता हूँ कि प्लीज माय डियर फ्रेंड, पहले जो दोस्त ने सवाल किया उसको समझें, उसके फैक्ट्स की रोशनी में जवाब दें, और अगर आइडेंटिकल फैक्ट्स के ऊपर वो केस लाए तो फिर आप चले दें। तो हमने एक वतीरा बना लिया है कि बस शायद हम डायनामिक नहीं होना चाहते कि बस उसको चलने दो, नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू एंड यू मस्ट डू इट, ताकि पता लगे कि जज ने अपना रोल प्ले किया है। टेक्निकल जस्टिस नहीं, रियल जस्टिस होना चाहिए। रियल जस्टिस के लिए आपको, मैं ये नहीं कहता आप इलीगली चीजों को करें, लेकिन जो कानून आपको इख्तियार दे रहा है उसको अप्लाई करके आप कोशिश करें वहां तक पहुंचने की जहां पे कानून ने आपकी जिम्मेदारी लगाई है। तो ये सर हॉस्टाइल विटनेस के बारे से बात थी। तो अब मैं थोड़ा सा हेलो टाइम बाजी है तो आई कैन टेक दी क्वेश्चन। अच्छा, इम्पैक्ट जीएम, ये जीएम जमाली साहब हैं सांगड़ से, इन्होंने इम्पैक्ट का हॉस्टाइल विटनेस का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। फिर मुरीद हुसैन राजा साहब हैं कि 164 का जो बयान है आईओ की एप्लीकेशन पेंडिंग है और केस पेंडिंग है सेशन कोर्ट में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 164 को अगर आप गौर से पढ़ें, वहां पे लिखा है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल मे रिकॉर्ड द स्टेटमेंट और कन्फेशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। तो केस का सेशन कोर्ट में पड़े होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर उसमें कमेंसमेंट शुरू हो गई है, दैट मींस कि चार्ज फ्रेम हो गया है, तो फिर अगर रिक्वेस्ट आती है तो वो रिक्वेस्ट आप उसको टर्न डाउन कर देंगे क्योंकि लॉ ने पाबंदी लगा दी उसके ऊपर। इसके बाद है मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, ये गालिबन इस्लामाबाद से हमारे छोटे भाई। इफ देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लीमेंट्री और एडिशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन, देखें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट 164 में कोई नहीं होती, सेकंड स्टेटमेंट होती है। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कोई नहीं होती।
सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इसलिए नहीं हो सकती जब आप 164 का बयान लिखते हैं, आप उसको पढ़ के सुनाते हैं पूरा, जो आपकी जिम्मेदारी है। एक एक प्रूफ आपने नॉर्मल नहीं सुनाते, लेकिन पढ़ के सुनाना है, और फिर आप लिखते हैं सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया। हाई कोर्ट रूल ऑर्डर कहता है कि जब आप उसको पढ़ के सुनाते हैं, वो इसलिए सुनाते हैं, अगर वहां पे क्वेश्चन करवाना चाहे तो उसी वक्त आपको पॉइंट आउट कर दे कि इसकी क्वेश्चन कर ले, तो आप क्वेश्चन कर लेते हैं। नो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लीमेंट्री, बट law permits you to go for the second statement under section 164. उसके बाद ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयशा शबीर का कि 164 के लिए आप एक खातून को दारुल मान भेजते हैं उसकी कंसेंट के बगैर, और उसकी जो कंसेंट है उसके बगैर आप भेज नहीं सकते, तो यहाँ क्या सूरत होगी? बहुत अहम सवाल है ये, और ये रोजमर्रा की हमें फेस करना पड़ता है दोस्तों की तरफ से। जनरल प्रिंसिपल क्या है, पहले इसको देख लीजिए। जनरल प्रिंसिपल है, आप किसी भी सुई जुरस को, जो खातून मेजर है, उसको उसकी मर्जी के बगैर दारुल मान नहीं भेज सकते। दिस इज द जनरल प्रिंसिपल। आप पुलिस वाले एक औरत को पकड़ते हैं, बाजार में ले आते हैं, सर ये आवारा फिर थी, अपना अता पता नहीं बता रही, इसको दारुल मान भेज दें। वो अता पता ही बता देती है लेकिन घर नहीं बताती अपना, और मजिस्ट्रेट साहब दारुल मान भेजते हैं, वो इनकार करती है। जब इनकार कर दिया आप उसको नहीं भेज सकते। लेकिन जब आप 164 के अंदर हैं तो यहां पे उस इनकार की अहमियत खत्म हो जाती है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि आप इसको दारुल अमान इसलिए भेज रहे हैं कि आपने अपने आप को, मजिस्ट्रेट साहब ने अपने जहन को मुतमईन करना है कि इससे पहले कि मैं इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूं, मैं इस बात का इत्मीनान कर दूं कि ये खातून जो है हर लिहाज से ज़हनी तौर पे आज़ाद है। आप उसको फॉर ऑल द टाइम टू कम दारुल अमान नहीं भेज रहे, एक मकसद के लिए भेज रहे हैं, और मकसद है आपकी सेटिस्फैक्शन। तो लिहाजा वहां पे अगर वो रिफ्यूज करती है तो आप समझते हैं कि नहीं, इसकी रिफ्यूजल की कोई हैसियत नहीं है और इसको मौका देना चाहिए, तो वो फिर रिफ्यूजल की हैसियत खत्म हो जाएगी, एंड शी शैल बी सेंट टू दारुल अमान। ये रज़ाक हुसैन साहब का ठट्टा से मैसेज है जी कि कन्फेशन इज नॉट अट्रैक्टिंग द क्राइटेरिया एज एडमिशन ऑफ फैक्ट एज वेल एज एडमिशन ऑफ गिल्ट, बट शुड बी ऑफ कोर्स। जब वो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं, कन्फेशन क्या है? कन्फेशन, और आज समझ लें बात, कन्फेशन और वर्शन का डिफरेंस क्या है? कन्फेशन मीन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एलिगेशंस एज ए होल alleged by the prosecution constituting an offense, और वर्शन क्या है कि आप एडमिशन तो कर रहे हैं लेकिन एक एक्सप्लेनेशन के साथ। जिस तरह मैंने कल आपको कहा था, आपने कहा जी मैंने ये कत्ल किया, मैं मानता हूं, ये तो हो गया कन्फेशन। लेकिन आपने कहा नहीं, मैंने कत्ल तो ये किया है, लेकिन मैंने कत्ल तब किया जब इसने मेरे पे हमला किया, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में उसका कत्ल कर दिया। अब ये कन्फेशन है, ये बन जाता है वर्शन। तो वो उसको फिर आगे जाके ट्रायल कोर्ट खुद देखती है। अच्छा जी, ये भी हो गया। कुछ सवाल फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, एक ही सवाल आया है जी, आयशा शबीर के बहुत सवाल आ रहे हैं माशाल्लाह कि जी गवाह तो आ गया है, स्टेटमेंट देने मुल्जम नहीं है। देखिए याद रखिएगा, ये प्रोसीजर चीजें हैं। देयर कैन बी केसेस जहां पे मुल्जम पकड़ा ना जाए और गवाह 164 के लिए आ जाए। पहली बात तो ये, जो मुल्जम पकड़े हैं उनको जेल से तलब कर लें, जो मुल्जम बेल पे हैं आईओ को कहें उनको ला के पेश करें, और अगर मुल्जम पकड़े ही नहीं गए तो आप सिंपल, अब ये हो गई लीगल डिसेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड लीगल डिसेबिलिटी। आपकी ड्यूटी थी मुल्जम को नोटिस करना, जब आपने नोटिस किया, पता लगा मुल्जम पकड़ा ही नहीं गया, तो आपने जब स्टेटमेंट कंक्लूड हुआ, आपने नीचे लिख दिया कि मैंने मुल्जम को नोटिस किया था, लेकिन चूंकि अभी तक कोई मुल्जम गिरफ्तार नहीं हुआ है, लिहाजा जिरा के पोर्शन को डेफर किया जाता है या जिरा मुमकिन ना है। जब आप कुछ भी नहीं लिखते और नोटिस भी जारी नहीं करते तो महसूस ही होता है शायद आपको कानून का नहीं पता। लेकिन जब आपने लिख दिया कि मैं नोटिस किया, इसका मतलब आपको कानून का पता था, लेकिन अब लीगल डिसेबिलिटी ऐसी आ गई कि आपके लिए मुमकिन नहीं है कि कोई उसको आगे उस पर जिरा कर सके। ये जी गजनफर अब्बास साहब हैं हमारे दोस्त। हाउ टू डील विद केस व्हेन नीदर एफआईआर और एन इंक्वायरी और कंप्लेंट इज पेंडिंग बट स्टिल लेडी प्रोड्यूस्ड बाय पुलिस फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। दिस प्रैक्टिस इज कंप्लीटली इलीगल।
क्योंकि 164 की लैंग्वेज पढ़ने वाले लिखा है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होती है? जब एफआईआर होती है 154 के तहत, या जब रोजनामचे में रिपोर्ट होती है 155 के तहत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, या जब रिपोर्ट रोजनामचे में होती है दफा 157 के तहत सस्पेक्ट है किसी क्राइम का। बट इफ देयर इज नो एफआईआर एंड इफ देयर इज नो सच इशू, नो क्वेश्चन। बलोचिस्तान में ये वाकयात बहुत हो रहे हैं। बलोचिस्तान में कि ये लड़का लड़की भाग गए, पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, एफआईआर कोई नहीं है। वो मजिस्ट्रेट साहब के पास लेके आ गए, मजिस्ट्रेट साहब के सामने उनका बयान करवा दिया, जी सुलह हो गई, इतने पैसे देंगे, ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मजिस्ट्रेट साहब उसको, खातून को फिर इजाजत देते हैं कि तुम जिसके साथ जाना है बाप के साथ चली जाओ। पहली बात तो ये, एक जो मेजर लेडी है उसको आप कौन होते हैं इजाजत देने वाले, जब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, ठीक है ना, राइट ऑफ फ्रीडम, उसका जो अपना जो है मूवमेंट, वो उसकी गारंटी है। आप सीधे आगला बागला आप लिखें जहां मर्जी जाए। और नंबर 2, जब कोई एफआईआर नहीं है, जब कोई इंक्वायरी नहीं है, आपके पास मैटर नहीं है, तो आप किस कानून के तहत वो स्टेटमेंट लिख के उनकी सेटलमेंट करवा रहे हैं? बलूचिस्तान में ये बहुत हो रहा है। अगर बलूचिस्तान के दोस्त मेरे सुन रहे हैं और वो इस प्रोसेस से गुजरे हो, तो उनको समझ लेना चाहिए कि ये उनके डोमेन से बाहर है। दिस इज कंप्लीटली इलीगल प्रैक्टिस। देन जी अब्दुल फहीम साहब हैं, कैन एप्लीकेशन बी डिसमिस्ड ऑन ग्राउंड दैट नो फीचर्स। देखिए मैंने पहले आपसे कहा था फहीम साहब कि अगर फीचर्स नहीं है एफआईआर में, तो फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग ऑफ आईपी आप उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज ना करें, क्योंकि इट विल अमाउंट टू हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन। ये ट्रायल कोर्ट में जाके ट्रायल कोर्ट उसको उड़ा देगी, बात खत्म हो गई। क्यों? हो सकता है कल को कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए जो शनाख्त प्लेट से रेलिवेंट हो जाए, कोई ऐसी डेवलपमेंट होने में पता नहीं लगता, तो फर्दर एविडेंस आ जाती है। तो आप सिर्फ इस बुनियाद पर भी कर दें और आगे जाके मामला हो जाए, तो आपने इस ग्राउंड पर रिफ्यूज नहीं करना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप ट्रायल कोर्ट होंगे तो आप इस बुनियाद को, शनाख्त प्लेट को उड़ा के रख सकते हैं। अब दूसरा है कि इफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंडक्टिंग परेड एंड सेम जीएम कंडक्टेड ट्रायल नो। असलम साहब का सवाल है कि जिस मजिस्ट्रेट ने शनाख्त प्लेट की है, क्या वो ट्रायल भी कर सकता है? कैसे करेंगे? जब शनाख्त प्लेट की तो आप तो गवाह बन गए। अब इसका मतलब है कोर्ट के अंदर आप खुद गवाही दे रहे हैं, आप खुद अपना बयान लिख रहे हैं, खुद ही जीरा फेस कर रहे हैं। नो, यहाँ पे जो है आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। और देयरफॉर जब केस आता है, तो अगर आप ट्रायल कोर्ट हैं, यू मस्ट मेक ए रेफरेंस टू द सेशंस जज कि ये केस कोई और मजिस्ट्रेट सुने या कोई और जज साहब सुने, क्योंकि मैं इसमें विटनेस बन चुका हूं। उसके बाद है जी शेर मोहम्मद साहब हैं हमारे दोस्त कराची से। इट इज नेसेसरी टू मजिस्ट्रेट कम इन विटनेस बॉक्स एज ही रिकॉर्ड्स एंड सो एज प्रोविजन एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 244 सीआरपीसी। वो कहते हैं जी कि लाजमी है, क्योंकि सेक्शन 244A में एक्सेप्शन है। ब्रदर देखें, जो एक्सेप्शन अगर है उसको हम किसी और वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, जब आपके पास कोई रास्ता न रहे, तो फिर ये देखा जाएगा कि 244A के अंदर उसको किस अंदाज से एक्सेप्ट कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अगर मजिस्ट्रेट साहब अवेलेबल हैं तो डियर ही हैज टू कम, क्योंकि वो ऑथर हैं एक डॉक्यूमेंट के जिसको उन्होंने प्रूव करना है। मजिस्ट्रेट को बुला के जिरा करने का मकसद क्या है, कभी ये सोचें जरा। क्योंकि मजिस्ट्रेट वो शख्स होता है जिसने उस मुल्ज़म को या गवाह के सारे इंटरव्यू किए होते हैं, उसकी फेस रीडिंग की होती है, उसकी एबिलिटी को वॉच किया होता है। तो इस चीज का तयन करने के लिए कि वाकई में जब ये बयान हुआ तो वो तमाम रिक्वायरमेंट लॉ की फुल हो गई जो होनी चाहिए थी, इस पर्पस के लिए बुलाते हैं या कुछ लॉ रहता है इस पर्पस होते हैं, तो वो अल्टीमेटली पूरे केस पे इफेक्ट करता है। अच्छा जी, ज्वाइंट। तो अब ये मजीद मैसेज आ गए हैं सर, मैं इसको ले लेता हूँ। अब है जी ये आखिरी क्वेश्चन है जी हमारा मोहम्मद असलम साहब का। इफ रेफरेंस रिजेक्टेड बाय सेशन जज एंड ट्रायल जज इज विटनेस। सर इसका तो मैं आपसे क्या जवाब दूं। मेरा नहीं ख्याल सेशन जज साहब को इतनी समझ ना हो कि एक शख्स जो गवाह बन चुका है वो खुद जज कैसे हो सकता है। नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। तो ये, और फिर यहाँ पे तो आपको थोड़ी हिम्मत ही करनी पड़ेगी, फिर हाईकोर्ट को लिखना पड़ेगा जी मैंने रेफरेंस किया था तो जज साहब ने रिफ्यूज कर दिया है, या पार्टी को जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है सिचुएशन कम ही आई होगी कभी, तो इसका मैं कोई इतना अच्छा आपको जवाब नहीं दे सकता।
सिवाय इसके कि वो जज साहब शायद उनको नहीं पता, शायद जज साहब को, कि वो ऐसा नहीं कर सकते। आगे है जी हमारे इरम शेख साहिबा हैं, इफ एक्यूज इन ऑन प्रीवियस बेल अपीयर बिफोर आईओ फॉर रिकॉर्डिंग हर कन्फेशन अप्रूवर बिफोर द कोर्ट एंड पुलिस मूव्स एप्लीकेशन बिफोर मजिस्ट्रेट फॉर रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, सो then should magistrate record such confession of accused as approval। देखिए ये अप्रूवल प्राइमरी चीज है, कन्फेशन सेकेंडरी चीज है। पहले तो अप्रूवल के लिए वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी है कि इसको आपने वादा माफ गवाह का स्टेटस देना है कि नहीं देना, और उसके लिए अप्रूवल के लिए बाकायदा एक सर्टिफिकेट होता है प्रोसिक्यूशन स्टेट साइड से, जो अटॉर्नी जनरल देता है, जो भी लॉ डिपार्टमेंट होते देते हैं, ठीक है ना, कि हम इसको अप्रूवल बनाना चाहते हैं, और अप्रूवल बना के जब उसकी अप्रूवल मिल जाती है तो फिर आप उसके बाद चलते हैं। तो अगर उसको अप्रूवल का स्टेटस मिल चुका है और उसने प्रीवियस बेल भी कराई हुई है, तो आपको इनसे कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस बेल का अपने तो वो इन्फेक्शस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, एंड शी विल रिमेन अप्रूवल। और अप्रूवल जब हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो एक्यूज के डोमेन से निकल के अब वो आ गई है विटनेस के डोमेन में। उसको आप कन्फेशन का स्टेटमेंट के, ख्वाजा साद रफीक का केस आपके सामने, उसमें अप्रूवल ही बना था वो, ठीक है, अप्रूवल चेयरमैन नैब ने दी, फिर विड्रॉ हो गई, फिर दी, और फिर वो चला गया। तो लिहाजा अगर अप्रूवल हो गया तो कोई रुकावट नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि बेल पेंडिंग है, आप उसका 164 रिकॉर्ड ना कर सकें। देन सर ये इसके बाद ये हमारे पास दोस्त आए हैं जी, वेदर आईडी परेड ऑफ पार्टी कैन बी कंडक्टेड अंडर लॉ और नॉट आईडी ऑफ प्रॉपर्टी। सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने कर दिया मेरे दोस्त ने, इनका नाम मैं देखना चाहूंगा दोबारा, ये जीएम ये नहीं है अपना, यस ये जी मोहम्मद आसिम साहब। आप देखें, हम जो चोरी के केसेस होते हैं और उसका हम ट्रायल कर रहे होते हैं, तो मुदई जो है वो आके कहता है हाँ जी ये केस प्रॉपर्टी, केस ये होता है कि पुलिस केस प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी या कुछ बरामद कर लेती है, उसके बाद मुलजिम को बुलाती है, मुलजिम को थाने में वो दिखाती है, मुलजिम शनाख्त कर लेता है, वो मुदई शनाख्त कर लेता है। दिस इज टोटली इलीगल प्रैक्टिस। यहाँ पे हाई कोर्ट यहाँ पे पुलिस रूल्स आर मोस्ट रिलीवेंट। पुलिस रूल में कहा गया थानेदार की जिम्मेदारी है कि उन चीजों की शनाख्त, उस किस्म की बेशुमार चीजों में उसको मिक्स करेगा। जिस तरह आप शनाख्त पेड़ में 8 से 9 का रेशो मिक्स करते हैं ना, सिमिलर चीजों का, एक राडो घड़ी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस किस्म की 5-7 घड़ियां क्वेश्चन मिला के मिक्स करें, उससे कहें कि अब इसमें शनाख्त करो। तो असूलन तो शनाख्त का वो तरीका, अगर नहीं होती तो वो एब्सोल्युटली गलत शनाख्त है जी। अच्छा जी, आई थिंक मैं इतना ही कहूँगा, कोई दोस्त अगर कोई कमेंट करना चाहता है, सवाल तो मेरे ख्याल में मैंने आंसर कर दी है। एक और आ गया मैसेज, Respected sir, is there concept of hostile witness during the recording of the statement under section 164 CRPC? Can prosecutor or private counsel for complainant made request for? देखिए, no question, ये जो आप hostile जो witness का 164 लिख रहे हैं, सिर्फ मैनर्स फॉलो किए गए हैं कि इस तरह लिखेंगे, इस तरह का लिखते हैं, बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रायल। इसीलिए 164 में एक शख्स अगर वो खुद आगे कहे जी मैं अपना बयान देना चाहता हूँ 164 का, तो आप पाबंद है। आप ट्रायल कोर्ट नहीं है कि ये तय करें हॉस्टाइल विटनेस है कि नहीं है। हॉस्टाइल विटनेस का इशू कब राइज होता है कि पहले वो आपका केस में गवाह था, उसका मौकफ चल रहा था, अब जब वो कोर्ट में उसने बयान दिया, मौकफ से हट गया है, उसने कोई ऐसी डिस्टॉर्शन कर दी जिससे केस डैमेज हो रहा, अब आपके पास सिचुएशन अवेलेबल है एज ए ट्रायल कोर्ट कि 161 का स्टेटमेंट था या पहले कोर्ट का बयान था, तो अब उसने सिचुएशन चेंज कर दी है, फिर तो बात ठीक है। लेकिन यहाँ तो 164 में आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे बैठे हैं, आपको नहीं पता इससे पहले क्या हुआ है, इसके बाद क्या होना है, लिहाजा उस पे नो क्वेश्चन ऑफ द कंसीडरेशन ऑफ हॉस्टाइल विटनेस। ये जी अब बड़े तेजी से सवाल आ रहे हैं, टाइम कम है। हुमा कैन यू हेयर मी? हुमा चुगताई? Yes, I can hear you. I can hear you, जी. I'm there. हुमा बहुत तेजी से सवाल आ रहे हैं, क्या मुनासिब नहीं? इनको मैं जवाब बाद में दे दूं, उसके ऊपर ग्रुप में काफी सारे सवाल हैं, तो टाइम काफी निकल जाएगा फिर। जी, आप जैसे मुनासिब समझे। What we can do is या तो ये जो सवाल आ रहे हैं इनके हम बाद में इनको हम भेज दें एक रिपोर्ट की सूरत में,
या जब आपका खत्म होता है उसके बाद दे दे। हम लोग कंसोलिडेट कर लेंगे, मिलते जुलते जो सवालात हैं उनके जवाब हम इनको इकट्ठे दे दें। ये इसका मेरी एडवाइस है कि ग्रुप कल तक मेंटेन रखें, कि उस ग्रुप को छोड़े मत। कल तक मैं इसके सारे सवालात को टेकअप करके कंसोलिडेट करके तो इनके आंसर लिख के हम इसको इनके ग्रुप में पेश कर देंगे वर्ड की कॉपी में। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो ठीक है ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सवाल इकट्ठे हुए हैं। जी। मैं देख रही थी कि काफी सारे सवाल आ रहे हैं जी। तो अब आप फिर नाउ ओवर टू यू। अब मेरी प्रेजेंटेशन हुआ फिनिश हो गई है, सो नाउ ओवर टू यू। I would like to thank you very much. Obviously, do you still feel कि हम लोग कुछ सवाल 2-3 सवाल ले लें और फिर उसके बाद conclude करें, और do we just keep all the questions for tomorrow, answers for tomorrow? सारे म्यूट हुए हैं हुमा। नहीं, मैं आपसे पहले इससे पूछना चाह रही हूँ ना आपसे कि क्या हम सवालात 2-4 सवालात ले लें या हम किस तरह से करें कि अभी कंक्लूड कर दें? जी हुमा, so far I am concerned, I am available. There is no issue with me. ठीक है, ठीक है। So I will conclude then, I think. मुनासिब यही होगा, और कोई अगर मजीद हुए तो हमारा नेक्स्ट देख लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं कल तक ये सारे क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर तरीके से इनको एक प्रॉपर फॉर्म में पेश कर दूंगा, उस पर अपना अपलोड कर दूंगा इस ग्रुप के अंदर। इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि जब हम इनकी जो रिकॉर्डिंग भी हमने अपलोड करनी है ना अपनी वेबसाइट पे, तो तब हम इनके उसमें साथ ही एंटेल कर देंगे, डवटेल कर देंगे आप इनके सवालात के जवाबात भी, वो भी कर देंगे, साथ इनको भी शेयर कर स्पेशल देंगे। वीडियो बना के, एक स्पेशल वीडियो बना के आपकी बना के इनके Yes. सवालात के जवाब देके वो कर लेंगे। इट्स ए वेरी गुड आइडिया। थैंक यू। तो मैं फेडरल जुडिशियल एकेडमी की जानिब से सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इसमें शिरकत की। मैं थोड़ी सी ये देख रही थी कि हम लोगों की नॉमिनेशंस जो हमें आप सबकी जानिब से आई थी, तमाम हाई कोर्ट्स की जानिब से, वो 130 पार्टिसिपेंट्स की थी, और इस वक्त मैं देखती हूँ कि हमारे पास 86 की थी। ऑब्वियसली देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज हमें भी पेश आए और आप लोगों को भी शायद आ रहे होंगे कि जिसकी बिना पर ये हमारे पास अटेंडेंस इतनी ज्यादा नहीं, मगर फिर भी आप लोग जिस कीननेस के तरीके पे आपने इसमें शिरकत की वो हम उसके बहुत मशकूर हैं। जिस तरह आपके सवालात जिस हिसाब से आए हैं वो हम उसके बहुत इम्प्रेस हुए हैं उससे। और अब सोहेल नासिर साहब का जो हमारे सीनियर मोस्ट पंजाब जुडिशरी के डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज हैं, और हम इनके बहुत मशकूर है कि अपने इतने बिजी टाइम से, बिकॉज ये DG EJI भी हैं और इनकी बहुत सारी जो मसरूफियात हैं उनमें से ये टाइम हमेशा निकालते हैं। हम इनसे दरख्वास्त करते हैं और ये टाइम निकाल लेते हैं, और इतने कॉम्पिटेंट भी हैं माशाल्लाह। तो इनके साथ अब ये तय हुआ है कि जितने भी आपके सवालात हैं हम इनको रिकॉर्ड करेंगे और ये एक स्पेशल वीडियो तैयार करेंगे एक, और वो हम ये जो ही हम आपकी ये जितनी रिकॉर्डिंग है इसको अपनी फेडरल जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, तो उसके साथ ही इसमें हम YouTube पे इनका एक स्पेशल एक और वीडियो तैयार करेंगे जिसमें आपके तमाम सवालात के जवाब होंगे। टाइम क्या हमें कंस्ट्रेंट होता है तो उस वजह से हम तमाम सवालात के जवाब नहीं दे सकते, अनम्यूट नहीं कर सकते आप लोगों को, क्योंकि उसकी वजह से भी जो है बॉटलनेक क्रिएट हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके जो है इसमें पार्टिसिपेशन का। और हमारे डायरेक्टर जनरल साहब हयात अली शाह साहब भी वो करीब ही हैं और वो भी आपको खुदा हाफिज कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये पकड़ के ऊपर उठाना पड़ेगा नासिर साहब, सुहेल साहब। सो थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोगों ने वाकई बड़ा कमाल किया है, पार्टिसिपेट किया है, और मुझे जो फीडबैक आ रहा है, क्योंकि मेरी एक बच्ची और एक मेरा कज़न, मेरा भाई है छोटा, तो ये दो आप ही के कुलीग्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो वो मुझे रात को बता रहे थे कि जी हमने जो कुछ सीखा ये बहुत सारी चीज़ें, असल बात जो हमारे लिए प्रॉब्लम है, और अभी मैं सुहेल साहब अभी मैं गया हुआ था ऊपर रिसर्च साइकिल में, अपने जो सिविल जजेस रिसर्च कर रहे हैं उनके पास,
वो भी आपका लेक्चर सुन रहे थे। सर तो वो भी मुझे ये बता रहे थे कि जी हमने जो उन्होंने जाके इंटरव्यूज भी किए हैं मैजिस्ट्रेट्स को, तो अभी मैं उनके साथ गप लगा रहा था, वो कह रहे थे कि जी बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमारे नोटिस में नहीं थी, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने उजागर की है वो ये है कि मैजिस्ट्रेट महज स्टैंप नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैजिस्ट्रेट डाकखाना नहीं है। नंबर 3, मैजिस्ट्रेट जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे इंतहाई अहम वो है, हिस्सा है, और इसकी ड्यूटीज में इंडिविजुअल्स की क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्यूज पर्संस की भी और प्रोसिक्यूशन दोनों की राइट्स उसकी नजर में होती हैं। एंड ही इज द ओनली रेफरी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जब उसके पास केस रजिस्टर होता है तो उसकी मजबूरी होती है, वो कोशिश करता है उसको साबित करे, लेकिन आपकी नजर उसके बिल्कुल अपोजिट होती है कि आप आदमी को बेगुनाह समझते हैं जब तक वो प्रूव ना हो जाए गिल्टी। तो इस एतबार से मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी जो है वो इंतहाई अहम और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और फेडरल जुडिशल एकेडमी ने और सुहेल नासिर साहब आपका बड़ा शुक्रिया, इनकी मदद से और इनकी उससे और बाकी कुलीग्स के हमने ये डिसाइड किया है कि हम मैजिस्ट्रेट को ऑन दी टॉप रखेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। सुहेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मसरूफियात और आपकी छुट्टियों को हम जाया नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, इसी तरह आपको पकड़े रखेंगे, कहीं ना कहीं फंसा के रखेंगे। सर ये सबका जारी है, हमारी जिम्मेदारी है बच्चे। सबसे कहें सर कि YouTube को जरूर सब्सक्राइब करें, वहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा, हमारी जो FJ की YouTube है जी। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज सर। तमाम थैंक यू वेरी मच एंड फी अमानुल्लाह। देखिए अचानक ही डीजी साहब भी तशरीफ ले आए, वो ऊपर देख रहे थे और वो तशरीफ ले आए बिकॉज माय ऑफिस वाज नियरेस्ट, तो वो खुदा हाफिज कहने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी पार्टिसिपेशन का, और सुहेल नासिर आपका भी हमेशा आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू इन एनी केस। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आप सबका हाफिज और नासिर हो। क्वेश्चन जो है वो सेव कर लिए हैं, अभी वो जनाब को उसी तरह अकॉर्डिंगली भेज देता हूँ, तो फिर वीडियो उसमें रिकॉर्ड करके वो ये हम कर लेंगे इंशाल्लाह, हम कर लेंगे मैनेजमेंट। ठीक, थैंक यू। थैंक यू आसिम हफीज जी। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत शुक्रिया जी। जी ऑलवेज वेलकम।